ये पहला सवाल आज की क्लास का इस तरीके से है, देखिए आप लिख लें इसे। जी, a train cover a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 kilometer faster, 6 kilometer per hour faster, it would taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometer per hour, it have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। तो उर्दू में कुछ इस तरीके से है। एक ट्रेन एक मुकर्रर फासले एक रफ्तार से तय करती है। अगर ट्रेन 6 किलोमीटर फी घंटा 6 किलोमीटर फी घंटे तेज होती हो तो इस मुकर्रर वक्त से 4 घंटे कम लगता है। इसे मुकर्रर वक्त से 4 घंटे कम लगते हैं। और अगर ट्रेन 6 किलोमीटर फी घंटे सुस्त चलती है या आहिस्ता चलती है तो इसे मुकर्रर वक्त से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो सफर की लंबाई मालूम करें। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा, फाइंड द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पूछा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक अजीब क्वेश्चन दिया गया है। पॉइंट ए से और पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पे आपको एक ट्रेन जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे दो सिचुएशन दिए गए। फर्स्ट कंडीशन अलग है और यहाँ पे सेकंड कंडीशन अलग है। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे क्या बताया गया है, एक ट्रेन है, ठीक। तो ट्रेन क्या करती है यहाँ पे, फर्स्ट इसमें थोड़ा इसकी जो स्पीड है कम होती है। यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर, पहले इसमें ज्यादा होती है, तेज चलती है, फास्ट जाती है, एकदम फास्ट जाती है, ठीक है। तो इसी जो टाइम यहाँ पे लगता है कंप्लीट करने के लिए, वो 4 घंटे यहाँ पे कम लेता है। 4 आवर्स लेस, कम यहाँ पे होते हैं, लेस, ठीक। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई, अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर से धीरे 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 जाती, धीरे धीरे जाती, तो यहाँ पे क्या 4 घंटे 4 आवर्स इससे ज्यादा लेते हैं, मोर लगता, मोर या ज्यादा, ठीक। दो सिचुएशन, पहली सिचुएशन में 6 किलोमीटर से एकदम फास्ट, 6 किलोमीटर ज्यादा होती है तो फास्ट जाती है, तो 4 घंटे वहां पे कम लेते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट को जाने के लिए 4 घंटे कम लेते हैं। दूसरे केस में यहाँ पे 6 घंटे 6 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से थोड़ा आहिस्ता से धीरे से जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, 4 घंटे वहां पे ज्यादा लगता है टाइम, 4 घंटे 4 आवर्स मोर होता है, ठीक। अगर ऐसा है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो पूछा, डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग द जर्नी, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी पूछा। लेंथ ऑफ जर्नी इज नथिंग बट हियर द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, यानी सफर की लंबाई से मुराद यहाँ पे, सफर की लंबाई से मुराद यहाँ पे क्या होगी, सफर की लंबाई से मुराद यहाँ पे फासला होगा, फासला, ठीक है। तो ये बात का आप ख्याल रखना है। यहाँ पे सिचुएशन दोनों अलग है, स्पीड भी दिया है, टाइम भी दिया है, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे फासला पूछ रहा है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर, मान लेंगे कि ट्रेन की स्पीड जो है, कंसीडर स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड
and time taken, and the time taken by train y hours. ठीक, तो यहाँ पे क्या बता रहा, फर्ज करें क्या करना, जो ट्रेन की रफ्तार है, ट्रेन की रफ्तार ये असल रफ्तार है इसकी x किलोमीटर फी घंटा फी घंटा, और वक्त, यहाँ पे वक्त क्या करना है, इससे वक्त को कंसिडर करना, मान लेना है जी, लगने वाला वक्त, एक सेकंड, लगने वाला वक्त या वक्त y घंटा, यहाँ पे y घंटा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इससे पहला आपको ये चीज मालूम होना जरूरी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, या फिर डिस्टेंस इज नथिंग बट दैट स्पीड इनटू टाइम। ठीक, या तो फिर आपको मालूम होगा दैट स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस होना है, फासला होना है, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम मिलकर यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी फासला मसावी है। सो फासला मसावी है स्पीड, यानी यहाँ पे रफ्तार दरब यहाँ पे वक्त लेंगे, रफ्तार दरब वक्त। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे फासला आपको मिल जाता है। तो डी यहाँ पे रफ्तार है, तो सॉरी डी डिस्टेंस है, रफ्तार स्पीड वक्त टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे रफ्तार को हम क्या मान लिए, x मान लिए, और वक्त को y मान लिए। सो टोटल यहाँ पे क्या होता है, सो d इज नथिंग बट x इंटू वाई, तो d इज नथिंग बट हियर x इंटू वाई, तो डिस्टेंस यहाँ पे x इंटू वाई होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पहला यहाँ पे समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो हम डिस्टेंस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। सो हमारे पास फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी, तो यहाँ पे डी के लिए एडजस्टमेंट करना, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम, फासला मसावी है रफ्तार जरब वक्त, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स यानी यहाँ पे रफ्तार है, स्पीड है, टाइम यानी यहाँ पे वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, डिस्टेंस यहाँ पे आपको निकल गया था। अब पहली कंडीशन में यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये दे रहा है, ट्रेन यहाँ पे मूव हो रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी को, तो जो ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड हम क्या लिए यहाँ पे एक्स लिए, ठीक है, तो उससे ज्यादा यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट कंडीशन में जो है ट्रेन की स्पीड कितने, 6 किलोमीटर पर आवर मोर यहाँ पे हो रही है, ज्यादा, प्लस लेना, ठीक है, प्लस लेना। और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, सो टाइम 4 घंटे यहाँ पे कम लग रहा है, लेस लग रहा है, क्योंकि स्पीड ज्यादा हुई तो टाइम कम होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, सो दैट डिस्टेंस मीन्स x इंटू वाई, डिस्टेंस मीन्स x इंटू वाई, तो यहाँ पे रफ्तार x और टाइम y। अब यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, 6 घंटे ज्यादा हो रही है, 6 घंटे ज्यादा, और यहाँ पे टाइम जो है 4 घंटे कम हो रहा है, तो टाइम टोटल टाइम यहाँ पे y है, मान लेते हैं y है, तो उसमें से 4 घंटे कम लग रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में। तो ये हुआ हमारा डिस्टेंस x इंटू वाई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x इंटू वाई, x इंटू माइनस 4x, ठीक, सो प्लस 6 इंटू वाई 6y, फिर प्लस इंटू माइनस 6 4 जा 24। अब यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे -24 इधर लेकर आइए, प्लस 24 होता है, सो -4x प्लस 6y यहाँ पे आपको निकल के आता है। अब आप क्या करना है, यहाँ पे 2 से कॉमन लेते हैं, तो अगर 2 कॉमन आता तो 2 कॉमन ले, अगर नहीं लेना चाहते तो छोड़ दें, ऐसा ही आपकी यहाँ पे मर्जी है। तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, सो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे -2x प्लस 3y यहाँ पे हो जाता है, सो ये 24, सो 2 1 जा 2 2 जा 4, सो टोटल यहाँ पे आपको इक्वेशन इस तरीके से आता है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12,
सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आपको इस तरीके से मिल जाती है. नेक्स्ट, अब क्या करना है, सेकंड कंडीशन लेना. सेकंड कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन नंबर 2, वही ए और बी, इनका जो डिस्टेंस है एक्स वाई है, एक्स वाई डिस्टेंस. अब यहाँ पे ट्रेन क्या हो रही है, 6 घंटे 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यहाँ पे स्लो, एकदम धीरे धीरे जा रही है. तो धीरे जा रही है तो इसका जो टाइम है, सो दैट इज ऑल्सो कितना, यहाँ पे सेकंड कंडीशन में टाइम 6 घंटे. 6 घंटे यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा लगता है, मोर. 6 आवर्स ज्यादा होता है या मोर होता है. ठीक है, 6 आवर्स मोर. तो स्पीड इसकी स्लो हो गई, टाइम ज्यादा हो गया. तो अगेन वही फॉर्मूला, सो दैट इज पता है, डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक, सो डी यहाँ पे एक्स वाई है, इज इक्वल टू स्पीड हमने यहाँ पे क्या लिया, एक्स लिया. अब यहाँ पे स्पीड 6 घंटे स्लो, धीरे से जा रही है, सुस्त रफ्तार से यहाँ पे जा रही है. जो पहली वाली है रफ्तार से उससे सुस्त रफ्तार से जा रही है, आहिस्ता जा रही है या स्लो यहाँ पे जा रही है. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -6 ले. ठीक है, टाइम टाइम को हमने यहाँ पे क्या लिया, y लिया है, और टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो +6 ले लेंगे. टाइम यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, +6. ठीक, अगेन वही कंडीशन है, फॉर्मूला वही है, 2 कंडीशन लगाना है आपको यहाँ पे, 2 कंडीशन में इसको अप्लाई करना है. तो x इंटू वाई, एक्स वाई हो जाता है. सो x इंटू +6 6x होता है. सो -6 इंटू वाई -6y, प्लस इंटू -6 यहाँ पे 36 होता है. सो ये x यहाँ पे कैंसिल होता है. तो अब ये -36 इधर लेकर आइए, सो +36 हो जाता है. सो 6x + 6y यहाँ पे आपको मिलता है. तो अगेन यहाँ पे दोनों में आपको कॉमन क्या निकलता है, देखिए जी, यहाँ पे -6 है, तो -6y आपको मिलता है. ठीक है, अब ये दोनों में आपको कॉमन क्या मिलेगा, 6 कॉमन मिलता है, तो 6 बाहर लेकर आइए. सो x - y आपको मिल जाता है. सो 6 1 जा 6 6 जा, यहाँ पे 6 होता है. सो दैट इज 6 इज इक्वल टू x - y, या फिर ऐसा लिखेंगे 6 x - y इज इक्वल टू 6. और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. बात क्लियर होगी. तो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है. तो इक्वेशन 1 क्या है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारे पास मौजूद है, -2x. जस्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, मतलब इक्वेशन 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्यों सर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे -2 है, तो जस्ट +2 से मल्टीप्लाई कर दो तो काम खत्म होता है. तो पूरी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे. तो 2x, पहला इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, -2x + 3y इज इक्वल टू 12. ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 की बारी है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना. सो 2 इंटू एक्स 2x होता है, -2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 6 यहाँ पे 12 निकल के आता है, 2 6 12. तो अब यहाँ पे -2x + 2x के आंसर, अब यहाँ पे y मिलता है और ये 24 आपको मिल जाता है. ठीक है सर, इससे कैंसिल क्यों नहीं करें, यहाँ पे साइन चेंज क्यों नहीं करें सर, पहला सवाल, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस और एक माइनस में, तो साइन चेंज करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है. और साथ साथ यहाँ पे +3y है -2y है, तो 3y में से 2y निकले तो 1y होता है. सो 12 12 24 होता है. सो y इज इक्वल टू 24 आ जाता है. इसके बाद आप क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर 2 वगैरह या 1 वगैरह में पुट कर ले, तो आराम से आपको वहाँ पे वैल्यू निकल के आती है. सो इक्वेशन 2 यहाँ पे मैं ले लिया हूँ. सो x - y इज इक्वल टू यहाँ पे 6 होता है. सो x - 24 इज इक्वल टू 6. x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 + 24. सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 30. x इज इक्वल टू 30 यहाँ पे निकल गया. ठीक, अब यहाँ पे x नहीं, वो तो ये पूछा कि ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड यहाँ पे x है, टाइम 24 है.
तो ना ही वो टाइम पूछा है, ना ही वो स्पीड पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा। डिस्टेंस 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 यानी फासला पूछा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए वो डिस्टेंस जस्ट अभी अभी हमने निकाला डिस्टेंस, डी यानी डिस्टेंस यानी फासला यहाँ पे होता है। सो फासला, सो एक्स इंटू वाई, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने लिया था, यहाँ पे देखिए एक्स इंटू वाई। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? एक्स मीन्स यहाँ पे स्पीड, वाई मीन्स टाइम। ये स्पीड है और यहाँ पे टाइम है। तो एक्स 30 है जी, और यहाँ पे वाई कितना? 24 है। 24 दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 त्रिजा यहाँ पे 72 होता है, और ये सीकर का सी। और ये फासला है तो आपको कंपल्सरी यहाँ पे किलोमीटर लिखना है। सो दैट इज अवर डिस्टेंस, और ये हमारा फासला यहाँ पे निकल के आता है। तो फासला पूछा है, देखिए यहाँ पे फासला यहाँ पे पूछा है। तो एक सवाल थोड़ा अजीब व गरीब था, दिखने में थोड़ा यहाँ पे अलग पूछा था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है आपके सामने। तो ये था टाइम एंड डिस्टेंस पर। तो ऐसा एक और सवाल हम बोर्ड पर करते हुए फिर अब हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, उससे वहां वो शुरू कर लेंगे भी जी। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है यहाँ पे। सबसे पहला ये चीज आपको थोड़ा बेसिक पता होनी जरूरी है। तो जब भी यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम्पल्स आते हैं, बोर्ड के एग्जाम्पल, तो एक बेसिक आपको आना जरूरी है। कब हम अपस्ट्रीम बोलते हैं और डाउनस्ट्रीम कब बोलते हैं, ठीक है। ये अच्छी तरीके से मैंने शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता दिया था। अपस्ट्रीम यानी मान लीजिए ये हमारा पानी का बहाव जी, पानी का बहाव है, बहाव यानी स्ट्रीम, ठीक है। पानी के जो स्पीड है वो इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, मूव हो रहा है, और ये हमारे यहाँ पे बोट। तो अपस्ट्रीम कैसा बोलेंगे? अपस्ट्रीम यानी यहाँ पे अगर पानी का बहाव ऐसा है, या पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, अगर हमारी बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बड़ी मुश्किल के साथ जाना, पानी ऐसा है बोट उल्टा जा रही है, तो ये अपस्ट्रीम हो। डाउनस्ट्रीम का मतलब यहाँ पे, डाउनस्ट्रीम का मतलब आपको अभी अब पता चल गया होगा, यानी पानी का फ्लो भी इधर है और जो हमारी बोट है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अपस्ट्रीम यानी पानी का फ्लो के अपोजिट मूव होना, उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम यानी पानी के साथ जाना, पानी के बहाव के साथ जाना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अब डाउनस्ट्रीम। अब मान लीजिए एक दरिया है, कोई इंसान यहाँ पे गिर गया है और दरिया का जो बहाव है वो इधर जा रहा है, तो वो दरिया क्या करेगी? वो पानी इसको अपने साथ लेकर जाएगी, अपने साथ ये जा रहा है, ठीक है। ये जानता नहीं है स्विमिंग वगैरह, ठीक, ये जानता नहीं है। तो नहीं जानता तो उसका मतलब वहां पे पानी क्या करती, जो भी नदी है अपने साथ उसको बहा कर ले जाती, तो अपने साथ उसको बहा कर ले जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये जो यहाँ पे गिरा है आदमी, वो स्विमिंग जानता है और उसे पता है कि जो मंजिल है मेरी ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो वहां पे क्या करता है? पानी को चीरते हुए वो इस डायरेक्शन में जाता है और पानी इस डायरेक्शन में जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। और इसमें होता क्या, देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, तो इसमें दो वेलोसिटी बोल सकते हैं, या फिर दो रफ्तार, यहाँ पे दो स्पीड होते हैं। एक होती है बोट की स्पीड और एक होती है यहाँ पे पानी की स्पीड, ठीक है। दो यहाँ पे स्पीड होते हैं।
अब बात हम करें अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम की जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज आपको ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। अपस्ट्रीम में वहां पे क्या होता है बोलिए, प्लस होता है या माइनस होता है? अपस्ट्रीम में माइनस होता है जी। तो मान लीजिए फ्लो ऐसा है, उल्टा है, तो अपस्ट्रीम में मान लीजिए कश्ती की रफ्तार है और ये स्ट्रीम है y, तो दोनों को इसकी जो स्पीड है मैं x किलोमीटर पर आवर मान लिया हूं और इसकी जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो यहाँ पे क्या होता है पता, अपस्ट्रीम में याद रखिए, अपस्ट्रीम में बहाव के खिलाफ यहाँ पे कश्ती की रफ्तार या स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दोनों के मिलके यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड होती है। किसकी स्पीड हो गई है? स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम या अपस्ट्रीम स्पीड। बात क्लियर हो गई? किलोमीटर पर आवर। तो आपको यही चीज आपको निकालना है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम निकालना है। तो अपस्ट्रीम का मतलब यहाँ पे कश्ती की रफ्तार, जो कश्ती की जो स्पीड है उसमें से जो पानी की जो स्पीड है उसको माइनस करना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम बोलते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम अगर आपको लेना है, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी बहाव के साथ, उर्दू में इसको बोलते हैं बहाव के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों स्पीड्स को, ये बोट की स्पीड हो गई और ये पानी की स्पीड हो गई, दोनों को हम यहाँ पे जमा करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बन जाती है? स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम, यानी बहाव के साथ की रफ्तार, बहाव के साथ की रफ्तार। ठीक है, तो ये चीज आपको ख्याल रखना है, कब आपको प्लस करना है कब माइनस करना है, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज आई थी और यहाँ पर भी ये चीज आई है, तो आगे ऐसे ही वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा आगे जाती रहती है ऐसे एग्जांपल्स। तो एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अपस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है। अपस्ट्रीम में माइनस होता है, डाउनस्ट्रीम में प्लस होता है। तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो तमाम चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक, अब मैं सवाल लेकर आऊंगा तो एकदम अच्छे से आपको वहां पे समझ में आता है। देखिए शुरू करेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको पता है ऐसे सवाल हमने सॉल्व किए थे। तो 2/x + y + 3/x - y = 1/7, ऐसे सवाल याद होंगे आपको। सो 1/x + y + 2/x - y = 2/3, ऐसे सवाल हमने सॉल्व किए हैं, जाकर चेक करें। तो ऐसे सवाल अब बनने वाले हैं। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो reduce to पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, reduce to पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी तहलील करके सॉल्व करना, हल करना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे आप, या फिर इखराज का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे सवाल को किस तरह सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो सवाल यहाँ पे देख लीजिए, बोट कवर्स, ये बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इन 7 आवर्स, 7 घंटे में जाके फिर वो रिटर्न आ जाती है। Also it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 है, 19 नहीं है, सिर्फ 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of stream. यहाँ पे दो चीजों को पूछा है, स्टिल वाटर वो भी पूछा है स्पीड, और बोट की स्पीड भी यहाँ पे पूछा है। तो ये सवाल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल दोनों में फर्क ये है, वहां पे सिर्फ एक पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बस इतना पूछता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट।
या तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, एक वहां पे देता है स्पीड ऑफ द बोट, अगर दिया तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछता है, या तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया तो वहां पे स्पीड ऑफ द बोट पूछता है, दो में एक पूछता है। अगर दोनों वहां पे पूछा है तो समझ लीजिए वो सवाल को हल करने का जो तरीका है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ पे दोनों पूछ रहा है, देखिए कश्ती की रफ्तार साकिन पानी में और बहाव की रफ्तार मालूम कर। बात क्लियर हो गई। तो अगर ये दोनों पूछ रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आप जाइए, या तो फिर मैं क्या करूंगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है उसको मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, उसको वो भी देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल भी देखेंगे और ये भी देखेंगे, और ट्राई करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है बोल सोचेंगे। क्योंकि कभी कभार एग्जाम का प्रेशर इतना होता है समझ में नहीं आता कि ये सवाल कौन सी तरीके से सॉल्व करना। तो यहाँ पे दो चीजों फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए बोल रहा है, तो समझ जाइए कि वो जो सवाल है क्वाड्रेटिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर सिर्फ एक पूछ रहा है, कश्ती की रफ्तार पूछ रहा है या फिर बहाव की रफ्तार पूछ रहा है। दोनों में अगर एक पूछ रहा है तो समझ जाइए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होने वाला है। चलिए, तो अब सवाल को शुरू करते हैं हल करने के लिए। तो एक छोटा सी यहाँ पे कश्ती वगैरह निकाल लेती हुई अच्छा होता, तो समझने के लिए, बस समझने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे जरूरी नहीं है या फिर इसको मार्क्स भी नहीं है, जस्ट समझने के लिए। ठीक, क्योंकि तमाम चीजें अच्छी से यहाँ पे समझ में आती हैं। तो यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द बोट पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, कंसिडर या फिर लेट स्पीड ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर, यानी रुके हुए पानी में, साकिन पानी में जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर, सो दैट इज x किलोमीटर पर आवर, मतलब x किलोमीटर पर आवर ठहरे हुए पानी में बोट की रफ्तार। और उसी तरीके से यहाँ पे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज यहाँ पे क्या लेंगे, y किलोमीटर पर आवर, तो उसको थोड़ा उर्दू में लिख लेंगे। ठीक है, फर्ज करें साकिन पानी में, साकिन यानी रुके हुए पानी में, साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार कितनी है, x किलोमीटर p घंटा। रफ्तार को कभी भी x किलोमीटर p घंटा ऐसा लिखते हैं। और बहाव की रफ्तार y किलोमीटर p घंटा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा यहाँ पे मान लेता हूँ, ये जो कश्ती की जो रफ्तार है वो x किलोमीटर है, और ये जो पानी की जो रफ्तार है, रुका हुआ पानी है, वो y है। अब मुझे यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम यहाँ पे निकाल के देना है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम यानी कैसा बोलेंगे हम, ये बोट ऐसा जा रही है और पानी ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम ऐसा बोल दो। थोड़ा और एक बार समझने के लिए, जितना हम डायग्राम निकालेंगे उतना प्रैक्टिस होता है। बोट ऐसा जा रही है और पानी की रफ्तार इस साइड है, तो ये x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर स्पीड, और इसकी स्पीड y है, पानी की जो बहाव इसका y, ये अपस्ट्रीम है। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा पानी में जो जहाज है उसकी रफ्तार ज्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, x माइनस वाई, बड़े में से छोटा यहाँ पे निकालना है, और ये क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर किसका हुआ है, अपस्ट्रीम का हुआ, अपस्ट्रीम। ठीक है, अब उसी तरीके से आपको ये चीज निकालना है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे। ये कश्ती भी इधर जा रही है और बहाव भी इधर जा रहा है, सो ये x है और ये y,
दोनों को यहाँ पे क्या करता है, प्लस करता है। सो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये केस इसका है और ये केस इसका है। इसको उर्दू में लिखेंगे, बहाव के खिलाफ, बहाव के खिलाफ, बहाव के खिलाफ की रफ्तार, बहाव के खिलाफ की रफ्तार। यहाँ पे यही चीज लिखना है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर फी घंटा, फी घंटा, ठीक है। या बहाव के साथ, बहाव के साथ, बहाव के, उर्दू में तो एकदम आसानी, खिलाफ यानी उसको चीरते जाना, साथ यानी यहाँ पे उसके साथ जाना, तो एकदम आसानी से यहाँ पे समझ जाता है। तो इंग्लिश में कभी कभार तो कंफ्यूजन होता है वहां पे, एक्स प्लस वाई किलोमीटर फी घंटा, फी घंटा, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पे हो गए। अब डायरेक्ट मैं सवाल पर आऊंगा। देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन दिए, यहाँ पे दो चीजें दिए, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक, इन 7 आवर्स, इन 7 आवर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है और यहाँ पे स्पीड है, ये स्पीड है, डिस्टेंस भी है स्पीड है, तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, तो इसलिए हमने क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ पे मैं सवाल बना रहा हूँ। देखिए 32 किलोमीटर, 32 यहाँ पे कौन सा जा रहा है, अपस्ट्रीम, 32 ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बाय यहाँ पे स्पीड ले रहा हूँ, 32 अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसकी स्पीड होती है, तो उसकी स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे x प्लस वाई हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस ले लेंगे, या तो फिर इतना छोड़ दो, बाद में बताता हूँ। फिर 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो इसकी स्पीड होती है, तो 36 किलोमीटर यहाँ पे टोटल जर्नी है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो उसकी भी स्पीड होती है, तो x माइनस वाई होता है, x माइनस वाई, तो इक्वल टू जाके आने के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाना है फिर आना है, तो इसकी टोटल जो टाइम है, वक्त है, वो 7 घंटे है, 7 आवर्स। तो टोटल वक्त जब भी रहता है, टोटल टाइम रहता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डाउनस्ट्रीम माइनस में रहता प्लस, जी मैडम, 36 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, इधर आना ना, ये माइनस ये प्लस, ये जो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो ये अपस्ट्रीम में माइनस आता है और डाउनस्ट्रीम यहाँ पे प्लस आता है। नेक्स्ट, अब वहीं पर देखिए नेक्स्ट, आल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और एक इक्वेशन यहाँ पे आपको बनाना है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो उसकी भी स्पीड होती है, तो x माइनस वाई प्लस, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रहा है, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 48 किलोमीटर यहाँ पे क्या होता है, डाउनस्ट्रीम, तो x प्लस वाई, टोटल जर्नी यहाँ पे कितने, 9 घंटे या फिर 9 आवर्स होता है, तो यहाँ पे 9 जी। तो अब आपको जैसा चाहे वैसा आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। देखिए ये दोनों एक टेबल में आते हैं, एक टेबल में, तो कौन से टेबल में आता है, यहाँ पे 32 और 36 4 की टेबल में आता है, तो 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 यहाँ पे कॉमन ले, तो 4 4 8 यहाँ पे 32, 4 8 जा 32, x माइनस 8 प्लस 4 9 36, 4 9 जा 36, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो पहले वाले को मैं एडजस्ट करता हूँ, सो 8 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 9 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 4 किधर भेजे, 7/4 होता है, 7/4। नहीं सर हम डायरेक्ट ऐसा ही करते हैं सर, 40 से 32 को मल्टीप्लाई करते हैं, 32 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत वहां पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो तब इसे जाकर आप क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसे मत लीजिए, और इसे डायरेक्ट हम क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ही लेंगे। इसे हम सर ये भी आते हैं ना सर, एक ही पार्टे में आते हैं, तो फिर इसे आप क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, मैं आपको आगे इसका रीजन बताऊंगा। बस इस एक को ही मैं क्या लूंगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। आप नहीं सर आप करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो 4 की टेबल या तो 5 की टेबल, 8 की टेबल में, तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वही चीज आपको घूम फिर के आने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में ही कॉमन ले रहा हूँ, इक्वेशन 2 को वैसा रख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 यहाँ पे कितना है,
8 है और यहाँ 40 है। तो मुझे यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 40 आता है, मुझे 40 आ जाता है। 5 से जी 5 से, तो उसी 5 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे। सो एक को ही मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाय पाई, यानी मसावत एक को 5 से ज़रब करें या ज़रब दें, ठीक है। तो मसावत एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई, इसके ऊपर और एक मल्टीप्लाई कर देना बस, इसे और इसे, ज्यादा कुछ नहीं। तो 5 यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 5 8 जा 40 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 5 9 जा 5 9 यहाँ पे 45 जी मैडम, इज इक्वल टू 5 7 जा 35 डिवाइड बाय 4 यहाँ पे हो जाता। तो इक्वेशन यहाँ पे 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, जैसा है वैसा रख लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 40 बाय यहाँ पे आ रहा है, 40 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस 48 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 रख लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसे माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो ये दोनों और ये दोनों यहाँ पे चले जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 45 में से 48 को माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस होता है, तो 48 में से 45 को माइनस करेंगे तो 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई यहाँ पे निकल के आता है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचता है 35/4 माइनस 9 बचता है, तो इसको ऐसे यहाँ पे रहने, इसको ऐसे यहाँ पे रहने। जी बात क्लियर हो गई सभी को? किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, और भी थोड़ा अगर आप चाहें तो इन डिटेल लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इन डिटेल से मुराद आप 45 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 48 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या किया, यहाँ पे जस्ट ऊपर इसे माइनस किया हूँ, 45 में से 48 को यहाँ पे माइनस किया बस, तो -3 यहाँ पे आ जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए इसे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। सो -3 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, और एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, 35/4 माइनस 9। जी अब यहाँ पे -3 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 डिवाइड बाय यहाँ पे 4 होता। सो -3 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे -1/4 हो जाता है। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे आंसर, फिर ये इधर और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 जा 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 12 होता है। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। तो एक्स प्लस वाई जहां पर भी आप क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे और वहां पे इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, 2 में। ठीक है, आप कंटिन्यू करें यहाँ पे, मैं अज़ान के बाद आपको कंटिन्यू फिर बताऊं। सर क्लास का टाइमिंग चेंज करेंगे क्या? आज ही जल्दी नहीं सर? एक मिनट मैडम, बोलता हूँ क्लास।
जी, क्लास का टाइमिंग मैडम एक्चुअली 7:30 से बहुत दिन हुआ है मैडम, मेरे ख्याल से एक 10 से 12 दिन ऊपर हो गया। 7:30 हाँ से सर, अटेंड करे सर, 10-12 दिन हुआ क्लासेस। हाँ, नहीं अटेंड करी मैडम 7:30 से। हाँ सर, फंक्शन था सर, गए थे सर, नहीं अटेंड करे। जी। 7:30 से दिल कब तक बोलता तब तक। हाँ हाँ, बस पूछ लो सर। x इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2। जी बिल्कुल सही है मैडम। तो कंक्लूजन लिख दें वहां पे, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 होगा। पुट x इक्वल टू y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे क्या देखिए, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आपको थोड़ा याद होना, ये भी क्या था 40, यहाँ पे लिखता हूँ देखिए 40x माइनस वाई प्लस 48 डिवाइड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, 40 डिवाइड बाई x माइनस वाई प्लस 48 डिवाइड बाई x प्लस वाई, जहां पर भी हमें क्या लेना है, 12 लेना है। तो ये 12 हो गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 नॉट 1। सो इज इक्वल टू यहाँ पे 9। सो 40 डिवाइड बाई x माइनस वाई प्लस, सो 12 वन जा 12 फोर जा यहाँ पे आ जाता है। सो 4 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे अगेन 40 डिवाइड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4। सो 40 डिवाइड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो 5 वन जा 5, 8 जा यहाँ पे हो जाता है। तो फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आपको मिलता है। सो दिस इक्वेशन नंबर 4। तो अभी हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे नहीं आई है, x और y यहाँ पे आपको नहीं मिला। जस्ट हम क्या मालूम करें, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मालूम कर ले। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे कितना है, 12 है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 8 है। तो ऐसे इक्वेशन निकालना आप बखूबी जानते हैं, आप खुशी से ऐसे निकालते हैं। सो 2 वन जा 2 10 जा, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 निकलता है। सो अगेन पुट वो तमाम चीजें लिखे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूँ। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स सो फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे कितना 12 है। तो x की वैल्यू 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 10। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 निकल के आती है। सो देयरफॉर आपको कंक्लूजन कंपल्सरी लिखना। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इज कितना यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर जी। और यहाँ पे एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कम होती है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, कश्ती की रफ्तार, इसीलिए कश्ती की रफ्तार क्या बोलेंगे, कश्ती की रफ्तार, ये 3 पॉइंट आना, कितना यहाँ पे 10 किलोमीटर फी घंटा कंपल्सरी आपको कंक्लूजन लिखना। और यहाँ पे बहाव की रफ्तार कितना है, 2 किलोमीटर फी घंटा। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यहाँ पर भी कंप्लीट होता है। सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का यहाँ पे एंड होता है। तो जैसे कल मैंने आपको कहा था कि कुछ 2 नए सवालात या एक आपके सामने लाऊंगा, तो 2 सवाल यहाँ पे मैंने आपके सामने लाए हैं। अगेन इट इज बोट, कश्ती के थे, कश्ती के ऐसे सवाल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किए हैं 2 दर्जी मसावात में। उसमें और इसमें क्या फर्क है, एक बार आप थोड़ा जाकर वो सवाल चेक करें, वहां पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पूछता है, या तो स्पीड ऑफ द बोट पूछता है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछता है। यहाँ पे दोनों पूछता है, यहाँ पे दोनों पूछता है। जब दोनों भी पूछता है तो समझ लीजिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना, ठीक है, एक्स और वाई लेके सॉल्व करना। ठीक, अगर सिर्फ एक पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है जी। तो ये थी आज की कहानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल की।
तो अब दूसरी कहानी का आगाज यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या होता है अब नए टॉपिक पर। तो जैसा कि कल मैंने आपके सामने बताया था, आज का जो नया जो टॉपिक होने वाला है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड शेप। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स यानी ठोस अजसाम का सतही रकबा और क्या मालूम करना, हजम मालूम का हजम, सतही रकबा और हजम इस चैप्टर का नाम है। सो दैट इज, मैं समझता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें तो सवाल आपको भर भर के पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो इसकी तहकीक आप करें, क्वेश्चन पेपर सामने रखें, कौन से सवालात आए हैं वो आप थोड़ा गौर करें, तो तमाम चीजें आपको यहाँ पे मालूम पड़ती है। जी शुरुआत करेंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में आपको बहुत सारे यहाँ पे सॉलिड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा इन डिटेल में फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट टॉपिक पर आने वाला। तो सबसे पहला यहाँ पे क्यूबाइड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा क्यूब, फिर तीसरा आपको यहाँ पे मिलेगा या सिलेंडर, ठीक। चौथा यहाँ पे कोन मिलेगा, फिर पांचवा यहाँ पे आपको मिलता है हेमिस्फीयर, और छठा यहाँ पे मिलता है स्पीयर, और नेक्स्ट सातवां यहाँ पे आपको मिलता है फ्रस्टम या फ्रुस्टम ऑफ कोन। ये भी चीज थोड़ा देखते हुए जाएंगे। ये सिर्फ इसके बारे में हमें इतनी चीजों के बारे में पढ़ना है, हर एक की तीन तीन चीज यहाँ पे हम पढ़ना है। क्यूबॉइड यानी कब नुमा या मुकब नुमा, ये होता है कब। फिर ये होता है इस्तवाना या अस्तवाना, फिर ये होता है मखरूत, फिर ये निस्फ कुर्रा, कुर्रा, फिर यहाँ पे इसको बोलता है पृष्ठम, मखरूत का पृष्ठम ही इसका नाम आप इस किताब में दिया गया। तो इस तरीके से ये तमाम चीजों के तीन मेन इंपॉर्टेंट इसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट एलएसए, दूसरा है टीएसए, और दूसरा है टीएसए, और तीसरा है वैल्यूम। मतलब हर एक की तीन तीन, क्यूबॉइड की तीन, क्यूब की तीन, सिलेंडर की तीन, कोन की तीन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, पृष्ठम ऑफ कोन की तीन तीन चीजें आपको इसके बारे में मालूमात हासिल करना है। फिर बाद में ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं होता, फिर इसका जो पार्ट 2 आता है, पार्ट 1, हर एक के बारे में अलग अलग चीजें पढ़ना है, और हर एक चीज की तीन तीन चीजें यहाँ पे आपको मालूम करना है, तीन तीन पार्ट्स। एलएसए टीएसए वैल्यूम के ऊपर तीन तीन सवाल, मतलब हर एक टॉपिक पर सवाल आने वाला। फिर ये पार्ट 2 में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मिलता है, यानी ठोस अजसाम का यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, दो मिलाकर एक नई ठोस जिस्म मिलके, तो वो यहाँ पे पढ़ना है। मतलब आपको यहाँ पे तमाम चीजें आप 10th में है, ये ऐसा है, फिर बाद में कुछ ऐसा है, ठीक। ऐसा मिलाकर कॉम्बिनेशन इसके पढ़ना है, यहाँ पे सेपरेट पढ़ना है पहली बात। और दूसरा जो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आता है, पार्ट 2 जब इसका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स, इसके बारे में पढ़ें, ठीक है। तो बहरहाल बताने का मकसद क्या है, आप भी सोच रहे हैं कि सर इतना क्यों बता रहे हैं। बताने का मकसद क्या है कि ये जो चैप्टर है बहुत ही लेंदी होने वाला है, ठीक है। अगर हम लेंदी मीन्स एक क्लास में अगर दो को भी अगर लेकर आएंगे, 2 या 3 को, तो सिर्फ 2 या 3 क्लास इसके अंदर ही जाने वाले, फिर 1 या 2-3 क्लास इस पर जाने वाले हैं। तो टोटली 8 डेज का भी इसको मान कर चलते हैं कि 8 डेज का चैप्टर है। बगैर रुकिए अगर जाएंगे तो ये 8 डेज तक चलने वाला है, क्योंकि थोड़े ज्यादा सवाल आने वाले हैं, थोड़े नए नए टाइप के सवाल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा देर लेंदी है,
तो इसमें दो पार्ट्स को हम डिवाइड करेंगे एकदम। पहला पार्ट यहाँ पे हर एक की मालूमात करा दी जाएगी, मान लीजिए ये क्या है, 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 इसके ऊपर सवाल सॉल्व करें। फिर बाद में सेकंड पार्ट नंबर 2 में तमाम यहाँ पे ज्वाइन होके कंबाइन होके आता है, ठीक है, तमाम यहाँ पे जुड़ के आते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना, तो इंशाल्लाह आगे हम वो तमाम चीजें देखेंगे। तो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, इंट्रोडक्शन था यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। और इस पर मल्टीपल चॉइस में ज्यादा सवाल पूछे गए, अभी तक रिटर्न में उतना ज्यादा लास्ट टाइम आया है, एक सवाल क्या आया है, तो देखेंगे जब सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो जहां जहां भी सवाल आता है वहां पे हम उसको लाकर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल पहला जो टॉपिक है हमारा आज का, वहां पे शुरू करेंगे बिना किसी ताखिर के, वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को उर्दू में क्या बोलते हैं, कब नुमा भी बोलते हैं या फिर मुकब नुमा भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों भी आप बोल सकते हैं, कब नुमा, मुकब नुमा जी। तो ये कर्व नुमा क्या है या मुकब नुमा क्या है, द ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर लेंथ ब्रेड्थ, ये दिखने कैसा होता है, देखिए एक आप सभी देखे होंगे, ज्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट फॉर्मूले देते हुए एग्जांपल की तरफ बढ़ूंगा। देखिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, ये जो है लेंथ, और ये जो है ब्रेड्थ, यहां से लेकर यहां तक, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई हो गई, और ये जो है हाइट, यहां से लेकर यहां तक, ये जो है हाइट, ठीक, यहां से यहां तक। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में देना है, क्योंकि सवाल में थोड़ा ट्विस्ट बहुत बार पूछता है, तो कहाँ पे क्या क्या है तमाम चीजें। तो क्यूबॉइड किसे बोलेंगे, द 6 रेक्टेंगुलर फेस, मतलब 6 मुस्ततिल नुमा से घिरी हुई जो शक्ल है, तो उसको हम बोलते हैं मुकब्बनुमा, मुकब्बनुमा। द सॉलिड शेप बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, यहाँ पे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से जुड़कर जो शक्ल बनती है उसी को हम क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोलेंगे ए क्यूबॉइड इन विच द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर टोटली डिफरेंट, यानी मुकब्बनुमा जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग मुख्तलिफ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुकब्बनुमा, मुकब्बनुमा बोलते हैं। बहरहाल इसकी डेफिनेशन जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहला फेस देखेंगे, फेस यानी ये ऐसे कितने यहाँ पे आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल इसके 6 फेस होते हैं। 6 फेस यानी कितने यहाँ पे रेक्टेंगल से 6 फेस। और इसमें वर्टेसिस, वर्टेसिस मीन्स राशें, इसे बोलते हैं रुखें, रुखें बोलते हैं, और इसे राशें बोलते हैं। वर्टेसिस मीन्स राशें, राशि मीन्स यहाँ पे देखिए ये कोने, ये तो यहाँ पे ये 4, ये 4 कितने 8 हो गए, यहाँ पे 8 इसकी क्या होता है, राशे होते हैं। और नेक्स्ट एज बोलते हैं, एज, ठीक है। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं किनारे, किनारे से मुराद यहाँ पे लकीर है, इसमें कितने लकीरें हैं आपको यहाँ पे काउंट करना, ठीक है। तो आप काउंट करके देखिए, तो इसमें आपको एज कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 12 यहाँ पे आपको लकीरें मिलेंगी। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में इस पर भी सवाल आता है, यूलर फार्मूला बोल के वहां पे आता है, तो वहां पे पूछने के बहुत सारे चांसेस है, ठीक। सो दैट इज एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, इस तरीके से यूलर का फार्मूला है, तो इससे वहां पे पूछने के चांसेस है जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर लास्ट में टीईटी पर इस पर एक सवाल पूछा था टीईटी में, यूलर फार्मूला। अब मैं आपको 3 जाविते फार्मूलेज दूंगा। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको फर्स्ट फार्मूला LSA बोलते हैं। LA से मुराद लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। सो लैटरल सरफेस एरिया उर्दू में बोलते हैं, 2 इसके नाम है, एक है बगली सतह का रकबा बोलते हैं, बगली सतह का रकबा, या फिर इसे बोलते हैं हमीदा सतह या हमीदी सतह का रकबा, हमीदा सतह भी बोलते हैं।
ठीक है, दोनों इसको नाम से यहाँ पे जाना जाता है। सो लैटरल मीन्स क्या, लैटरल मीन्स चार साइड। तो इसकी जो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने यहाँ पे जो ये निकाला था, यहाँ पे इसकी चारों साइड का जो रकबा है, जो एरिया है, इसी को हम लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसका फार्मूला है 2h ब्रैकेट L प्लस बी, 2h ब्रैकेट L प्लस बी। फार्मूला थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि फार्मूला फिर आपको एग्जाम में या फिर सवालात में घुमा फिरा के फिर पूछता है, घुमा फिरा के वहां पे आता है। तो लैटरल सरफेस एरिया 2h L प्लस बी, 2h L प्लस बी यहाँ पे होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया या फिर इसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, दोनों का नाम यहाँ पे सेम है, याद रखें। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे दोनों भी सेम टू सेम है, इस पर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे उर्दू में बोलते हैं सतही रकबा, सतही रकबा या कुल सतही रकबा बोलते हैं, कुल सतही रकबा, दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। तो इसका फार्मूला यहाँ पे आपको आता है 2 इंटू L बी बी एच L एच, इस तरीके से आपको ये फार्मूला बनता है, ठीक है। 2 L बी बी एच और L एच, यहाँ पे तीन है, L है, B है और H है। एक बार L और B मल्टीप्लाई करना, फिर B और H मल्टीप्लाई करना और L और H मल्टीप्लाई करना है और इंटू 2 कर देना। तो ये इसका क्या होता है, TSA या सरफेस एरिया यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। और साथ साथ इसका एक और फार्मूला यहाँ पे है, सो दैट इज डायगोनल। डायगोनल मींस भीतर, भीतर, सो इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ। अब थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारा कर्व नुमा है, क्यूबॉइड है, इसमें आपको तमाम चीजें दिखाई देते हैं। तो भीतर यहाँ पे किसे बोलते हैं, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर, ये पॉइंट से लेकर अपोजिट वर्टेक्स आएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। एक ऐसा निकलता है, पता है, तो ये भी आपको ऐसा निकलता है। सो दैट इज L बी, सॉरी L बी और H। सो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये है डायगोनल का फार्मूला, इसे हम भीतर बोलते हैं, ठीक। तो ये भी आपको थोड़ा यहाँ पे याद रखना है, ये तीन फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। इसके बाद वैल्यूम आता है, अभी फिलहाल अब वैल्यूम का फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ सतही एरियाज पर हम किस बात करेंगे, फिर अगर टाइम मिला तो वैल्यूम का एक एग्जांपल लेंगे, या तो फिर कल वैल्यूम और क्यूब और जो भी है आगे वक्त मिलता है, तमाम चीजों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, देखिए यहाँ से एक चीज यहाँ पे पूछता है, बहुत बार ये सवाल एग्जाम में ऐसा पूछता है, मल्टीपल चॉइस वगैरह में। देखिए सरफेस एरिया TSC में यहाँ पे फॉर्मूला आप याद रखेंगे, LB BH और यहाँ पे LH, ठीक है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2LB 2BH 2LH, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये दोनों की जोड़ी बनाता हूँ। क्यों सर, क्यों बना रहे हैं, आपको मालूम पड़ता है अभी। 2 इंटू LB प्लस, और यहाँ पे दोनों में देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे B है, B 2B 2B, दोनों इस साइड है, 2B 2B, H है, सॉरी LH है, B है, थोड़ा माफ कीजिए, B वैसा लिख रहा हूँ, H भी वैसा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2H यहाँ पे कॉमन है, 2H कॉमन है, तो 2H यहाँ पे क्या बचता है, देखिए अंदर B प्लस L बचता है, B प्लस L। तो ये क्या है, TSA है, याद रहना है, TSA। सो TSA इज इक्वल टू 2LB प्लस, इसकी याद आती है आपको, अभी जस्ट हमने देखा 2HB प्लस L, 2HB प्लस L, 2HB प्लस L, यहाँ पे देखिए 2HB प्लस L और L प्लस B, ये किसका है, LSA है, LSA। तो मतलब ये पूरे को निकाल करके मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, LSA रखता हूँ, LS।
जी बात क्लियर हुई। इससे एक नया फार्मूला मैं बना रहा हूँ, बस वही चीज आपको दिखाने के लिए ये तमाम चीजें यहाँ पे मैंने मेहनत और मशक्कत की है। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, ये क्या है? तो अगर आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम थोड़ा देखिए यहाँ पे, डायग्राम अगर आप गौर से देखेंगे, बस मैं इतना निकालता हूँ, पूरा निकल गया। तो ये हो गया हमारा यल और ये हो गया बी। ये पूरा रेक्टेंगल है, नीचे वाला रेक्टेंगल है, तो नीचे वाला रेक्टेंगल अगर मैं यल और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, ये नीचे का एरिया निकल के आता है। ये नीचे वाला जो है, मतलब ये जो है इस पर रुका हुआ है, यल और बी पर ठहरा हुआ, ठीक है। तो ये नीचे वाला एरिया है, तो ये एरिया निकल के आता है। तो इस पर अगर आप ऊपर से देखेंगे, ऊपर से यहाँ से अगर आप देखेंगे, नजर घुमाएंगे तो आपको यल बी दिखता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यल बी यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं पता है? इसे बोलते हैं बेस। बेस यानी याद रखिए, ज्योमेट्री में बेस उसे कहते हैं जिस पर इमारत रुकी हो, जिस पर इमारत रुकी हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इस पर ये पूरी ये चारों खंबे यहाँ पे रुके हुए, चारों खंबे यहाँ पे रुके हुए, चारों एड्स या चारों किनारे यहाँ पे रुके हुए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। या फिर ऐसा बोलते हैं, ये डब्बा रखें तो ये जमीन को टच होता है, जो जमीन पर टच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यल इंटू बी यहाँ पे क्या निकल के आता है पता, यल इंटू बी बेस, एरिया ऑफ बेस निकल के आता है। तो क्यों सर इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं आप? क्योंकि टी एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस यहाँ पे क्या होता है, एल एस सी होता है। एल एस सी मीन्स चारों साइड, चारों साइड का एरिया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो अब मुझे यही चीज आपको बतानी थी। तो टोटल सरफेस एरिया ऐसा भी निकल के आता है, टी एस ए इंटू 2 टाइम्स ऑफ द एरिया बेस प्लस एल एस ए, ठीक है। यही चीज बताने के लिए ये तमाम चीजों को मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। बात मैं समझता हूँ सभी को क्लियर हो गई होगी। तो ये नया फार्मूला है, इसे थोड़ा याद रखें। एग्जाम में क्या करता है पता है, वहां पे टीएस से देता है और एलएस से देता है, एरिया ऑफ बेस पूछता है, एरिया ऑफ बेस पूछता है। तो वहां पे डिफिकल्ट है निकालना, आप निकाल नहीं सकते वहां पे। तो इसीलिए ये नया फॉर्मूला अगर आपके पास है तो वहां से निकाल सकते हैं। या फिर एरिया ऑफ बेस है और टी एल एस है, तो आप वहां से आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये देता है टी एस और एल एस देता है, तो यहाँ पे निकालना थोड़ा दुश्वारी है। तो देखेंगे अभी आगे क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। जी शुरू करेंगे। तो पहली एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे। तो तमाम चीजें आपको याद रखना है, फार्मूलेस। तो फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे ये हो गया, सेकंड फार्मूला ये हो गया, थर्ड फार्मूला ये हो गया, और ये जो अभी जस्ट फ्रेश फ्रेश निकल गया है ये हुआ हमारा फोर्थ फार्मूला। सो दैट इज टी ए सी इंटू 2 टाइम्स एरिया बेस प्लस एल एस सी, एल एस सी लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब शुरुआत करेंगे, बगैर किसी ताखिर के सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट सवाल क्यूबॉइड का कुछ इस तरीके से आपके सामने आ गया है, देखिए। The length, breadth and the height of the rectangular solid are in the ratio 5:4:2. If the total surface area is 1216 centimeter square, find the length, breadth and the height of the solid. एकदम आसान इजी सवाल यहाँ पे मैं दिया हूँ। एक मुस्ततिल नुमा ठोस जिस्म की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 में है। अगर कुल सतही रकबा की जगह कभी कभार यहाँ पे सतही रकबा भी देता है, तो आपको वहां पे समझ जाना है कि ये क्या है, कुल सतही रकबे की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। कुल सतही रकबा वो तो, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे आपको मालूम करना है। तो शुरू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जल्द से जल्दी से लिख लें। यहाँ पे देखिए, क्यूबॉइड मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा। क्यूबॉइड यहाँ पे ये जो है लेंथ यल है, ये बी और ये एच, ठीक। तो यहाँ पे दिया है ये 5 दिया है, ये 4 दिया है और ये 2 दिया है।
अगर आप ऐसा लिखेंगे बिल्कुल गलत होंगे। तो यहाँ पे जब भी आपको बताया था, जब भी यहाँ पे रेशियोज की बात होती है, निस्बतों की बात होती है, तो यहाँ पे हम क्या लेना है, एक्स लेना है, एक्स लेना है, एक्स लेना। बात क्लियर हो गई। अब इसकी जो लेंथ है, लंबाई की जो लेंथ है 5x है, चौड़ाई की जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो 4x है, ये जो हाइट है ये कितना है 2x। तो इस तरीके से जब कोई भी यहाँ पे रेशियोज दें तो आप ऐसा 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 लेना है, एक्स एक्स ऐड करना है उसमें। तो अब शुरू कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे दिया गया है, तो उसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, एल इंटू बी, बी इंटू एच और एल इंटू एच, इस तरीके से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे दिया है 1216 यहाँ पे दिया है, सो 2 यहाँ पे रख लेंगे। सो एल इंटू बी, ये एल है और ये बी है, इसे से मल्टीप्लाई करना है, इसे से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 5x इंटू 4x, एल इंटू बी होगा, तो बीच में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस रख लेंगे। बी इंटू एच 4x इंटू 2x यहाँ पे हो जाता है, फिर यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर एल इंटू एच, तो यहाँ पे एल है और एच है, तो आप चाहे तो 2x इंटू 5x करें या 5x इंटू 2x करें। जी बात क्लियर हो गई। तो अब इसी के साथ यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 1 बचता है तो 0 ले, फिर 8 2 8 जा 16, तो 608 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है इसकी, 4 2 जा 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर, 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये 608 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप इसे ऐड करेंगे 20 30 38 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। अगर फिर आप एक्स की वैल्यू मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 608 डिवाइडेड बाय 38, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाती है। सो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ, देखिए। सो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 निकल के आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16, सो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 4 निकल के आता है, तो एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है लेंथ, लेंथ लेंथ मीन्स लंबाई। सो यहाँ पे लेंथ कितना था, देखिए 5x था, तो x की वैल्यू यहाँ पे मालूम किया, सो 5 इंटू एक्स, सो 5 इंटू 4, x यानी 4 यानी 20 सेंटीमीटर में है, तमाम चीजें यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लेंगे, अगर मीटर में है तो मीटर में लेंगे, तो यूनिट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जी नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेड्थ 4x है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4x है, तो 4x 4 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सेंटीमीटर। नेक्स्ट एच यहाँ पे कितना है 2x है, 2x, सो h इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको निकल के आ जाती है। एकदम इजी और आसान सवाल था जिसमें हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट ऐसा ही सवाल कुछ और एक आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो देखिए एक सवाल कुछ इसी के रिलेटेड है। चलिए, तो तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी, एकदम आसान और बेसिक है। यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर and the length of its diagonal is 11 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो मल्टीपल चॉइस में समझ लीजिए ये सवाल आया है, बोल मल्टीपल चॉइस में आपको ए बी सी डी यहाँ पे आपको ऑप्शन देंगे। मुकब नुमा की लंबाई चौड़ाई और बुलंदी का हासिल जमा 19 सेंटीमीटर, 19 सम। अगर वितर की लंबाई 11 सेंटीमीटर, वितर की लंबाई 11 सेंटीमीटर हो तो मुकब नुमा का सतही रकबा मालूम करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप सवाल को पढ़ेंगे बार बार तो सिर्फ 2 चीजें दिया है, तीनों लेंथ का सम दिया है, हासिल जमा करके दिया है, और भीतर की लंबाई यहाँ पे दी गई, और पूछ रहा है सतही रकबा का हजम यहाँ पे पूछ रहा है। सतही रकबा से मुराद यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा। सरफेस एरिया इज नथिंग बट
total surface area. Surface area is nothing but here total surface area. चलिए तो ये भी फिल होगा. नेक्स्ट और एक यहाँ पे शीट लेंगे. देखिए यहाँ पे सवाल बहुत अच्छा. थोड़ा डायग्राम यहाँ पे निकालूंगा तो और भी अच्छे से आपको समझ में आता. देखिए ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, एल बी और एच, एल बी और एच. ठीक. तो यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट, तीनों को जमा करने के बाद आपको 19 सेंटीमीटर मिल रहा है. बोलते 19 सेंटीमीटर आता है. लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अगर आप जमा करेंगे तो 19 सेंटीमीटर आता है. और साथ साथ क्या दिया, इसकी जो वितर है, वितर डायगोनल यहां से लिख रहे हैं आप, वितर वो दिया है. तो दैट इज डी. डी फॉर डायगोनल वो कितना है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर. 11 सेंटीमीटर. तो डायगोनल का फॉर्मूला पता है आपको, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी जस्ट आप बताया था, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर, अब जैसा भी लो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर. यहाँ पे डी की वैल्यू दी गई, डी यानी यहाँ पे कितना है 11. तो इसको हम निकाल लेंगे. सो एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर रख के फिर बाद में एच स्क्वायर रखता हूँ. देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, स्क्वायर रूट इसी देंगे या तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए दोनों जाने मुरब्बा ले, मुरब्बा ले. ठीक. तो यहाँ पे 11 का मुरब्बा, फिर ये जो नंबर है क्या है यहाँ पे एल स्क्वायर एच स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका मुरब्बा. तो ये दो और ये स्क्वायर रूट यहाँ पे जरूर यहाँ पे कैंसिल होता है. क्या होता है 11 का स्क्वायर. सो 11 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है 121 होता है. 121 अंदर क्या बचता है यहाँ पे, सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे बच जाता है. तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिया था डी इज इक्वल टू 11, उसी से आप यहाँ पे क्या किए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे एच स्क्वायर यहाँ पे आपने निकाल दिया. बट हमें क्या मालूम करना है, सतही रकबा. सतही रकबा सरफेस एरिया यहाँ पे मालूम करना, सरफेस एरिया सतही रकबा मालूम करना. तो वो फार्मूला अलग है. वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है 2LB/BH वगैरह है. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी गई, ये कंडीशन को यूज कर लें. क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे L प्लस बी प्लस एच, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होता है 19 निकलेगा. 19 ये दिया गया है सवाल में, दिया, अगर आप गौर से देखेंगे सवाल में एक फार्मूला आता है. शायद वो चीज फार्मूला आपको मैं बताया हूं या नहीं पता नहीं. फार्मूला कौन सा फार्मूला पता है, देखिए फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर. ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर. इतना ही नहीं, फिर आगे आता है 2AB 2BC 2CA, 2AB 2BC 2C. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां से क्या कॉमन निकल के आता है 2 कॉमन निकल के आता है. क्या बचता है AB BC CA. ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर. ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है. जब मैं आइडेंटिटीज आपको बताऊंगा तो ये चीज आपको याद रखना. ठीक है, वैसा यहाँ पे कुछ मैं करने वाला हूँ. देखिए हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे. इसे भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या फिर दोनों जाने मुरब्बा लें, दोनों जानिब मुरब्बा लें. ठीक. तो एक है एल प्लस बी प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे 19 है, फिर यहाँ पे स्क्वायर. अब शुरू करेंगे कहानी. तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, सो दैट इज ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, वो 2 को बाहर लेता हूँ, एल बी बी एच और एल एच, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। और यहाँ पे 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, 361, ठीक है, 361 आप करके देखें। तो यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये भी इतनी मेहनत से हमने निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 121 प्लस 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच इज इक्वल टू यहाँ पे 361। अब यहाँ पे क्या करना है, 121 को इधर लेकर आएंगे, तो 2 एल बी बी एच और एल एच इज इक्वल टू 361 में से 121 को माइनस कर लो, क्या बचता है देखिए यहाँ पे, इधर क्या बचा यहाँ पे 2 एल बी बी एच और एल एच इज इक्वल टू, सो यहाँ पे इसे और इसे माइनस करेंगे, 240 निकल के आता है, 1144624 240। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख दूं, ये जो है TSA है बोल के, ये TSA है ना, 2 टाइम्स LB BH और LH, याद आया कुछ तो यहाँ पे, LB BH और LH, यही हमारा क्या है, यही हमारा TSA है, सरफेस एरिया है। देखिए LB BH और LH 2 टाइम्स, इसी को मैं यहाँ पे 240 मीटर है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इतना, ठीक है। तो मेन चीज आपको यहाँ पे लेंथ, सम ऑफ द ऑल द लेंथ्स दिया है, फिर यहाँ पे डायगोनल दिया है, इसको यूज करते हुए ये जो चीज है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर को आप कर लेंगे तो यहाँ पे तमाम चीजें निकल के आती है, और ऐसा ही जो यहाँ पे बचते जाता है, यही हमारा क्या है, यही हमारा टोटल सरफेस एरिया, या फिर हम बोलेंगे इसके, या तो फिर सरफेस एरिया बोल सकते, ठीक है। यही हमारा कुल सतही रकबा या फिर यही सतही रकबा है। तो ये थी हमारी एग्जांपल, ठीक है। तो 4240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट अब अगला सवाल ले लेंगे इधर अगला एक सवाल अगला सवाल ले लेंगे, फिर नेक्स्ट अगर वॉल्यूम का रहा तो कोशिश करेंगे। How many square sheets of colored paper of side 30 centimeter would be required to cover a wooden box having the length, breadth and height 90 centimeter, 60 centimeter and 30 centimeter respectively? मैं समझता हूँ एकदम मक्खन सा सवाल है, एकदम आसान, इसी मैं समझता हूँ इजी सवाल कुछ भी नहीं है, बस आपको हिंट दूंगा, आप ट्राई करें, ट्राई करके मुझे बताएं। जी बोलिए, हैंड रेज हुआ है, कभी हुआ है पता नहीं, शुरू करते हैं दोबारा। देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ कलर्ड पेपर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, तो बात यहाँ पे बता दी जा रही थी कि एक बॉक्स है, लिख ले मैं बता, उसको एक पेपर से कवर करना है, ठीक, एक पेपर से इसको कवर कर देना, वो बॉक्स का यहाँ पे लेंथ दिया गया है, तो ऐसे कितने पेपर की जरूरत है कि वो पूरा बॉक्स कवर होने के लिए, और पेपर का जो साइज है वो स्क्वायर शीट है, स्क्वायर यानी मुरब्बा जैसा, वहां पे एक मुरब्बा नुमाइंद शीट, जी चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे
बहुत आसान सवाल। क्यूबॉइड बॉक्स, ये चीज आप ही करें, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। 90 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर ऊपर वाला, और एक पेपर है, इसका जो साइज है वो 30 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पेपर, मुरब्बा पेपर है। पेपर जो साइज है वो मुरब्बा है। तो ये पेपर को लेकर इस बॉक्स को हम क्या करना है, कवर करना है, इधर 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 सब जगह पूरा बॉक्स को कवर करना है, ठीक है। उसे ढापना है, इस पेपर से इसे पूरा ढापना है। तो ऐसे पेपर कितने लगेंगे पूरा पेपर ढकने के लिए, ये पूरा पेपर कवर होने के लिए ऐसे कितने पेपर्स की जरूरत है? तो सबसे पहला मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए आप करके देखिए, टीएस से निकालें, टीएस से, इसका टीएस से निकालें, ठीक है। फॉर्मूला वही 2LB BH और LH। यहाँ पे कितना टीएस से आता है, और आंसर मैं आपको बताता हूँ, देखिए आंसर इसका आता है 19800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करना है आपको, तो टीएस से इसका आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इसका रकबा निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ शीट। तो जो शीट है वो कौन सा है, शीट दिखने कैसी शीट, मुरब्बा है, मुरब्बा मीन्स स्क्वायर है, तो 30 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे 30 का स्क्वायर आपको ले लेंगे, 30 का स्क्वायर, क्योंकि जो शीट है वो क्या है, यहाँ पे मुरब्बा है, स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर शीट लिखिए यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट यानी मुरब्बे नुमा का शीट, पेपर या फिर क्या बोलेंगे इसे, कागज, कागज, ठीक। तो अब इसका आप निकालेंगे तो ये कितना निकल के आता है, सो टोटली 900। तो कितनी शीट जरूरत है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टीएसए ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, area of square sheet. So that TSA is 19800 divided by 900. तो फिर ये 0 यहाँ पे कैंसल, सो 9 1 जा 9 2 जा, फिर अगेन 9 2 जा, तो टोटल यहाँ पे 22 शीट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब ये जो स्क्वायर नुमा जो पेपर है, स्क्वायर जो पेपर्स हैं, ऐसे शीट्स जो है, ऐसा 22 लगते हैं ये लकड़ी के बॉक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्व करना है। जब कोई भी यहाँ पे कितने लगते हैं पूछता है, तो यहाँ पे टीएसए मालूम करना है, टोटल सरफेस का मालूम करना है, टोटल सरफेस के बाद इसका एरिया मालूम करना, सो टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय इसका एरिया कर देना, तो टोटली आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पे मिलता है। ये बात क्लियर हो गई, ये बोलिए, क्लियर। तो आप यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई आप कर को पूरा चेक करना है, करके देखना है पे करके, ये 11980 आ रहा नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे तमाम चीजें, यहाँ तो इसके बाद तो मैं पूरा यहाँ पे क्या हूँ, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपको चेक करना। अब आखिरी सवाल ले लेंगे, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में कुछ और सवाल मैं इसके रिलेटेड लेकर आऊंगा। एक सवाल मैं आपको दूंगा यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा ही है, पेपर कवर करने वाला जैसा ही सवाल है, बस थोड़ा जरा स्लाइड डिफरेंस। ये सवाल ऐसा है, जो पिछला सवाल किया था हमने रेशियोज का, वो और अभी जो हमने किया है वो दोनों यहाँ पे मिक्सिंग है, लेकिन थोड़ा हिंट देता हूं, देखिए। द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 2:3:4। तो मतलब जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो रेशियो में यहाँ पे दी गई, एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट with
sheet of paper at the rate of 4 rupees and rupees 4.50 per square meter is rupees 416. Find the dimensions of the box. बहुत ही अच्छा सवाल. शुरू करेंगे. एक मुस्ततिल बॉक्स का इबाद यानी डायमेंशंस 4:3:2 की निस्बत में है. इसे 4 रुपये फी मुरब्बा मीटर और 4.50 रुपये फी मुरब्बा मीटर की शरह से कागज की शीट से ढापने की लागत में फर्क 416 रुपये है. बॉक्स के इबाद मालूम करें. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स. शुरू करेंगे यहाँ पे. तो सवाल अगर आप चाहे तो जल्द से जल्द देख लें. ये आखिरी सवाल है, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर ऐसे सवाल आपके सामने लेकर आऊं या फिर वॉल्यूम्स की तरफ बढ़ेंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. ये देखिए एक बॉक्स इसकी हाइट लेंथ ब्रेड्थ नहीं दी गई. फिर क्या दिया है यहाँ पे दिया है रेशियोज. रेशियोज यहाँ पे क्या है? रेशियोज है 4x. पता नहीं कौन सी किसकी रेशियोज है. बहरहाल यहाँ पे मैं ले रहा हूं. देखिए 3x और 2x. 4x 3x 2x इस तरीके से. यहाँ कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया नहीं, जस्ट मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ. यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये जो बॉक्स है उसको कवर करने के लिए दो टाइप की शीट्स. एक शीट ए है, एक शीट बी है. वो कौन से हैं, स्क्वायर हैं या पता नहीं. बहरहाल शीट्स यानी कवर करने के लिए, ढांपने के लिए कागज. ठीक, कवरिंग के लिए. लेकिन ये शीट का यहाँ पे रेट दिया है. ए शीट की जो रेट है वो 4 रुपये, और जो बी शीट है और एक ऐसी शीट है यहाँ पे वो 4.5 रुपये. 4.5 रुपये. ठीक है, 4.50. तो यहाँ पे क्या दिया है? देखिए बहुत अच्छा सवाल. एक शीट उसका यहाँ पे रकम, दूसरा शीट उसकी यहाँ पे रकम दी गई है. और यहाँ पे क्या दिया है? दोनों का डिफरेंस. मतलब ये 4 रुपये की शीट लेकर यहाँ पे टोटल इसको लगाए, कितनी रकम हो गई वो. फिर बी शीट लिए 4.50 को शीट लेकर के कितने यहाँ पे शीट लगते हैं पूरे, फिर इसी लगा दी. तो दोनों रकमों का डिफरेंस यहाँ पे दिया है. दोनों रकम का डिफरेंस. तो सबसे जरा गौर करने की बात यहाँ पे ये है, आपको रकम मालूम करना. मतलब ऐसे कितने शीट्स लगे हैं, इसकी रकम यहाँ पे 4 रुपये है, तो टोटल इसकी वैल्यू. फिर बाद में ये शीट की यहाँ पे कितने दरकार हैं वो, फिर उसकी रकम. दोनों का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है. डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, मतलब दोनों का रकम तो जो फर्क है वो यहाँ पे 416 रुपये. तो और एक बार थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए एक बॉक्स है, एक शीट है, ये शीट, इसकी जो कीमत है, एक शीट की कीमत 4 रुपये. तो हम क्या करते हैं, पहली बार इसे लगाते हैं ये बॉक्स. ठीक, लगाते हैं. ऐसे कितने शीट होते हैं, फिर बाद में रकम कितनी होती है वो पता नहीं, मालूम नहीं. फिर बाद में एक कोई भी आके बोलते हैं ये 4 रुपये की शीट क्यों लगाए? 4.5 रुपये की शीट लगाना था ना. तो जाते हैं दुकान पर, जाते हैं, जाकर फिर 4.5 रुपये की शीट लगा कर, फिर कितने शीट्स यहाँ पे होते हैं वो भी पता नहीं है, कितने रुपए की होते हैं वो भी पता नहीं. तो वो ला करके फिर यहाँ पे इसको फिर कवर कर देते हैं. तो पहली बार आप 4 रुपये की जो शीट लाए उसकी एक रकम होंगे ना एक्स, और दूसरी बार जो आप शीट लेकर आए 4.5 रुपये की, उसकी रकम होगी वाई. दोनों का डिफरेंस वहां पे 416 रुपये दिया है. दोनों को अगर आप
डिफर करेंगे या दोनों का फर्क निकालेंगे तो 416 रुपये होता है बोलता है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे जिसकी जो लेंथ है, वो ब्रेड्थ है, जो हाइट है, वो मालूम करे बोलता है। बहुत ही अजीब व गरीब का सवाल यहाँ पे दिया गया है और आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट वाला कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आराम से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टीएस से निकालेंगे इसका, टीएस से। तो लिखिए 2LB BH और यहाँ पे LH होता है, 2LB BH और LH। ठीक है, ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लेवल अलग है, इसीलिए लास्ट में रखा हूं मैं इसे। सो TSA इज इक्वल टू TSA 2। तो चलिए इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। देखिए 4 3 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर, आप रख दे आराम से A to Z। 4 2 8 यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब TSA आपको मालूम करना है। TSA इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 26 एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। फिर TSA इज इक्वल टू यहाँ पे 52 एक्स स्क्वायर होता है, 52 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब अब जो रकबा मिला, एरिया मिला, तो 52 एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, 52 एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला एक शीट लाते हैं, कौन सी शीट, 4 रुपये वाली शीट। 4 रुपये वाली शीट लेकर के हम क्या करते हैं, अमाउंट मालूम करते हैं। कितने रुपए, 4 रुपये की शीट, पहले शीट लिए, तो टोटल यहाँ पे रकबा कितना आ गया 52 एक्स स्क्वायर। उससे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल यहाँ पे क्या आता है, आपको एरिया निकल के आता है, तो सॉरी टोटल अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे निकल के, तो ये अमाउंट यहाँ पे हो गई 4 4 4 2 8 और ये 20 4 208 यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखना, ये इसकी अमाउंट हो गई। मतलब ये टोटल सरफेस एरिया निकल के आया। अब कौन सी शीट लगा रहे हैं, 4 रुपये वाली शीट निकाल रहे हैं, लेके लगा रहे हैं, तो टोटल अमाउंट आपको निकालना, टोटल रकम निकालना है। तो सरफेस एरिया से 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 रुपये की शीट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट निकल के आती है। अब नेक्स्ट सेकंड काम क्या कर रहे हैं, 4.50 की शीट ले रहे हैं, फिर इसकी हम क्या करें, अमाउंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 52 एक्स स्क्वायर यही लेना है, फिर 4.50 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, देखिए डिवाइड बाय 100 करने से 0 0 जाता है, तो पूरा सिंप्लीफाई करने से डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूँ 234 एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिलता है, 234 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी अमाउंट है, ये अमाउंट है 4.5 रुपये वाली शीट की, और ये जो अमाउंट है 4 रुपये वाली शीट की। बात क्लियर हो गई। हाँ, अब सवाल देखेंगे तो थोड़ा सवाल पढ़ेंगे तो और भी आपको अब समझ में आता है ये क्या है, 416 रुपये किसके है, तो अब समझ में आता है। देखिए अब समझ में आता है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद द शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ 4 रुपीज एंड द 4.50 पर स्क्वायर मीटर इज 416। यानी ये दोनों शीट का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो दिया गया है। मतलब 4 रुपये वाली शीट की अमाउंट इतनी है, 4.5 रुपये वाली शीट की अमाउंट इतनी है, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 416 रुपये आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा समझने के लिए कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी अमाउंट यहाँ पे 234 रुपये एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे किसको, 208 रुपये को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर वहां पे सवाल में दिया है कितना आता है, 416 रुपये आता है, बोल रहे हैं 416। जी अब बात क्लियर हो गई, 416 रुपये क्या है, 416 रुपये वो अमाउंट है जो 4 रुपये सीट और 4.5 रुपये सीट को अगर हम माइनस करते हैं, नफी करते हैं, तो कितनी बचती है, 416 रुपये बचती है, ये वो अमाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस कर लेंगे, तो ये होता है 26 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 416, और यहाँ पे 26 वन सा अगर आप टेबल लगाएं तो वो भी चलता है, या फिर 2 से कर लें, या तो जो आपका मन चाहे वो कर लें, तो डायरेक्ट यहाँ पे 16 होता है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है, सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है, सो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 4 निकल के आता है, एक्स इज इक्वल टू 4। तो अब आप क्या करेंगे, आप यल मालूम करेंगे, बी मालूम करेंगे, और यहाँ पे इसके जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस यहाँ पे आप मालूम करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए
डायमेंशंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो एक डायमेंशन है हमारा 4x है, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर, और एक डायमेंशन है यहाँ पे 3x, सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और एक डायमेंशन है यहाँ पे 2x, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये पूरी हमारी क्या होगा, इबाद या फिर डायमेंशंस हो गया। तो बात यहाँ पे क्या थी, बात यहाँ पे ये थी कि दो यहाँ पे शीट्स थे, हर एक की यहाँ पे रकम दी गई थी, एक 4 है एक 4.5 रुपये है। तो सबसे पहले हम अमाउंट मालूम करें, उनको दोनों को डिफरेंस करें, 416 सवाल में दिया, फिर यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करते हुए आए, वो x की वैल्यू ये जो ये दिया ना यहाँ पे निस्बत है, इसमें पुट करके हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मालूम किया। तो मैं समझता हूँ सवाल थोड़ा ट्रिकी था, सवाल थोड़ा यहाँ पे अजीब व गरीब था। तो आप एक सवाल आप खुद से कर लें तो आपको पूरा पता चलता है कि इसमें क्या है। तो सवाल ये है आपको HW, सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 2:3:4 and the difference between the cost of covering with the sheets of paper at the rate of 8 rupees and 9.5 rupees per meter square is 1248. Find the dimensions of the box. Same to same सवाल, exactly same सवाल है, करना आपको वही है जो हमने यहाँ पे किया है। आप ये ट्राई करें, इसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में डालूंगा। तो उर्दू में बोलिए जी, वही सेम टू सेम सवाल, बस यहाँ पे डायमेंशंस चेंज है और यहाँ पे रकम भी चेंज है, उतना ही फर्क है। देखिए यहाँ पे उर्दू में कुछ इस तरीके से, एक मुस्ततिल बॉक्स की इबाद 2:3:4 की निस्बत में है। इसे 8 रुपये फी मुरब्बा मीटर और 9.50 मुरब्बा मीटर की शरह से कागज की शीट से ढापने की लागत में फर्क 1248 रुपये हो तो बॉक्स की इबाद डायमेंशंस मालूम करना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, बुलंदी भी जिसे बोलते। सेम टू सेम सवाल, इसे आप ट्राई करके देखें घर पर। मैं जवाब बताऊंगा आपको, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जी। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने एक नया चैप्टर को स्टार्ट किया है और एक चैप्टर के यहाँ पे जी बोलिए मैडम।